तो क्या हम समझें कि हमास ने अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं? वो इसे सेफ नहीं, सेफर कहते हैं, कदरे महफूज। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन ऑफिशियल्स इस अमल को वॉर क्राइम पहले से कह चुके हैं, लेकिन ये हमला तो शुरू हो गया 2002 में जो इसराइल ने बॉम्बिंग की और जो गाड़ियां, एम्बुलेंसेज और छतें तबाह हुई, उनके मलबे से उन्होंने ये बनाया था। CAC विलियम बर्न्स तो कतरी और मिस्री नुमाइंदों के साथ हैं जिन्होंने ये डील फाइनल की थी। ये वो 3 दबाव थे जिनकी वजह से इसराइल को ये डील कबूल करना पड़ी है। जो लीफलेट्स गिराए गए हैं, आप इन पर लिखी हुई अरबी का थोड़ा सा अगर तर्जुमा सुने तो आप अपनी आज़ादी की कदर महसूस करेंगे। कतर में हमास की मिस्री क़यादत और गजा के टनल्स में इसराइली फोर्सेस से लड़ने वाले याहिया सिनवार की अप्रोच में अब काफ़ी फ़र्क है। जैसे ही ये खबर पहुंची, 7 माह से अंगारों पर चलते फिलिस्तीनियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आलमी अदालत इंसाफ को धमकी दी कि अगर हमारे इत्तेहादी इसराइल के खिलाफ वारंट जारी किए गए, नेशनल या इंटरनेशनल लॉ सिर्फ ताकतवर लोगों का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कमज़ोर लोगों के लिए, और ये आर्जी होता है। ताकतवर लोग जब चाहें इसे बदल भी देते हैं। कैसे हैं दोस्तों? इसराइल ने गजा के आखिरी जनूबी किनारे रफा को चारों तरफ से घेर लिया है। रफा की जनूबी मिस्री साइड से जो इमदाद, खाने पीने का सामान अंदर आता था, यानी रफा क्रॉसिंग से, तो उस गेट पर भी, ये जो चौथी सिमत है, यहाँ भी OIF इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस ने कब्जा जमा लिया है मिस्र के अंदर वाली साइड पर रफा की तरफ। अब रफा क्रॉसिंग से भी कोई खाने पीने का सामान या इमदाद वगैरह अगर अंदर आ रही थी तो वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसे ऑपरेशन के नाम पर, एक्शन के नाम पर, हमले के नाम पर बंद कर दिया गया है। इंतहाई छोटे से 7.5 मील चौड़ाई पर फैले हुए इस रफा के इस जनूबी हिस्से पर OIF ने लीफलेट्स गिराए हैं। इन कागजों पर रफा से चंद मील दूर समंदर की तरफ अलमवासी गांव को सेफ जोन कहकर, सो कॉल्ड सेफ जोन कहकर, वहां सबको चले जाने का ऑर्डर किया गया है। इस लीफलेट में फ़लस्तीनियों के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, अगर वो हम आपके सामने रखें तो आपको अपनी आज़ादी की कदर भी होगी और मकबूजा लोगों की ज़िंदगियों की तलखी का कुछ कड़वापन आप भी महसूस कर सकेंगे। इस अरबी लीफलेट की कुछ लाइन्स का उर्दू तर्जुमा यूँ है कि नक्शे में दिखाए गए सुर्ख एरियाज़ में रहने वाले और पुनागज़ून यानी रेफ्यूजीज़ तमाम लोग फ़ौरन एरियाज़ नंबर फ़लाँ और फ़लाँ में चले जाएं, क्योंकि इसे हमने कदरे महफूज एरिया, सेफ़र प्लेस, नॉट सेफ, सेफ़र प्लेस करार दे दिया है। इसराइली फोर्सेस ने अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया है, जैसे कि वो इससे पहले कामयाबी से करते आए हैं। जो भी दहशतगर्दों के करीब होगा वो अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देगा। ये इलाका भी ख़तरनाक है और कोई भी यहाँ से निकलकर शुमाली गजा में जाने की गलती तो हरगिज़ ना करे। खबरदार, जनूबी और मशरकी दीवार के करीब भी कोई ना जाए, वरना नतायज का जिम्मेदार वो होगा। ये इस लीफलेट का मुख्तसर उर्दू तर्जमा है। जो अरबी पढ़ सकते हैं वो पास करके गूगल ट्रांसलेट खुद कर सकते हैं। एक तो साथियों, इस लीफलेट को जहाज़ों से गिराया गया, मोबाइल्स पर मैसेजेस भी यही भेजे गए और साथ में इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस स्पीकर्स पर फ़लस्तीनियों को गेट आउट की आवाज़ें भी लगा रही है। अब यूँ है कि जिस साहली गांव अल-मवासी की तरफ इन्हें जाने को कहा जा रहा है, इन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी के हवाले से लिखा है कि ये एरिया ना तो महफूज है और ना ही रेफ्यूजीज़ के रहने के काबिल अभी बनाया गया है। यानी यूनाइटेड नेशंस और इसराइली इत्तेहादियों के दरमियान जो तय हुआ था कि किस तरह के कैंप्स लगाकर वहाँ फिर रेफ्यूजीज़ को भेजा जाएगा, उस तरह का बंदोबस्त नहीं किया गया। इस बंदोबस्त में ये था कि इमदाद पहुंचाने के लिए रास्ते खुले वहाँ के लिए मौजूद होंगे, उसके अंदर मौजूद होंगे, टॉयलेट्स वगैरह और इस तरह की दूसरी सहूलियात मौजूद होंगी, और बारिश की सूरत में प्लास्टिक की चादर वाली छतें वहाँ पर कायम की जाएंगी। तो ये शराइत और इनमें से दीगर शराइत में से जो भी तय हुई थी, कोई भी नहीं पूरी की गई और यहाँ के लोगों को अल-मवासी गाँव की तरफ भेज दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स ने इस एरिया में फ़लस्तीनी महाजरीन को ज़बरदस्ती भेजने के अमल को जंगी जुर्म के बराबर करार दिया था कि अगर ये हुआ तो ये जंगी जुर्म होगा, वॉर क्राइम होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी महीनों पहले रफा पर हमले के सवाल पर बगैर रफा का नाम लिए इसे रेड लाइन करार दिया था। फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने वजाहत कर दी कि हमारी इसराइल के लिए कोई भी रेड लाइन नहीं, लेकिन हम हमास को ख़त्म करने के दौरान मज़ीद 30,000 फ़लस्तीनियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अब आप देखें कि न सिर्फ इसराइल रफा में दाखिल हो चुका है, बल्कि 1 लाख से ज़ायद लोगों को बेदखल कर चुका है। 3 दिन में कई 100 बम्स रफा में गिरा चुका है और आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक गजा में न जाने कितने हज़ार मज़ीद बम्स फायर हो चुके होंगे और कितनी ही जानें जा चुकी होंगी।
सेंट्रल और वेस्टर्न रफा के 1.3 मिलियन IDPs को 13 लाख के करीब जो अफगान महाजरीन हैं रफा में, उन्हें भी वार्निंग दे दी गई है कि उन्हें भी किसी भी वक्त ये जगह छोड़ देने का ऑर्डर दिया जा सकता है, क्योंकि अब वो रफा को घेर तो चुके हैं। मतलब जब उनको ऑर्डर दिया जाएगा तो एक एरो लगा दिया जाएगा गालिबन खान यूनिस की तरफ, क्योंकि समंदर में तो कोई जा नहीं सकता, और ये सब वहाँ जाएंगे और फिर न जाने कैसे रहेंगे। इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस ने टैंकों के जरिए रफा में दाखिल होकर सबसे पहले अपना ट्रेडमार्क काम किया, यानी शहर की हर उस निशानी को तबाह किया जिससे इंसानियत की थोड़ी सी भी खुशबू आ सकती थी। यानी वो छोटे छोटे साइंस जिनके जरिए शहर के लोग अपने शहर से मोहब्बत का इजहार किया करते हैं, उन पर टैंक्स चढ़ा दिए गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बागीचे में बच्चों ने या किसी ने आई लव गाजा सुर्ख रंग से लिख रखा है, इसमें एक दिल भी बना हुआ है। इस निशान को कुचल दिया गया, हालांकि ये कोई थ्रेट थोड़ी था टैंक्स के लिए। फिर ये कोई खुफिया भी काम नहीं हो रहा कि कोई छुप कर वीडियो बना रहा हो। इसराइली फोर्सेस टैंकों के अंदर से और ऊपर से खुद ये वीडियोस बनाकर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर शेयर कर रहे हैं। इस अमल पर नामवर अमेरिकी जर्नलिस्ट जेरेमी स्काहेल, जिन्होंने डर्टी वॉर्स और ब्लैक वाटर जैसी मशहूर किताबें लिखी हैं, वो एक्सपर्ट ट्वीट करते हैं कि इसराइली रियासत एक तो कत्लेआम, तशद्दुद और बेदखल करने की सिस्टमेटिक कैंपेन चला रही है, लेकिन साथ में वो अपने वायलेंट मिशन के दौरान, अपनी तखरीबकारी के दौरान इस बात के लिए भी वक्त निकाल लेती है कि गजा में इंसानियत की सादगी के छोटे से छोटे नमूने की भी किस तरह धुरगत बनानी है, किस तरह इन्हें तबाह करना है। साथियों, आपको बताएं कि इससे पहले भी इसराइली फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस के जरिए फ़लस्तीन में ख़ास तौर पर ऐसे सिंबल्स को, ऐसी अलामतों को, मोनूमेंट्स को गिराती रही है जो कि फ़लस्तीनियों के लिए प्राइड थे, उनके लिए मुज़ाहमत की अलामत थे। जैसा कि वेस्ट बैंक जनीन कैंप में फ़लस्तीनियों ने एक जर्मन आर्टिस्ट की मदद से 2002 में एक घोड़ा बनाया था, 2002 और 4 के दरमियान। इसको बनाने में सिर्फ उन गाड़ियों, एम्बुलेंसेज और छतों का मलबा इस्तेमाल किया गया था जिन्हें IUF ने, इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस ने 2002 में टारगेट करके तबाह कर दिया था। यानी 20-22 साल से ये मुजस्समा यहाँ चौक में मौजूद था, इसी वजह से इसे घोड़ा चौक कहते थे। ये वीडियोस ऑनलाइन मौजूद हैं इस सारी तबाही की। किसी को भी वहाँ जाकर, वेस्ट बैंक या गजा जाकर देखने की मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है इन वीडियोस को देख कर कि इसराइल ये सब क्यों कर रहा है। वो अपने डिफेंस के मिशन पर है या नस्लकुशी के मिशन पर है। ख़ास तौर पर रफ़ा पर इस वक्त मई के शुरू में हमला करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि महीनों की कोशिशों से इसराइली वेपन सप्लायर अमेरिका ने एक डील फाइनल कर ही ली थी, जिस पर हमास ने इत्तफाक भी कर लिया था। ये डील CIA चीफ विलियम बर्न्स ने कतर और मिस्री नुमाइंदों के साथ मिलकर फाइनल की थी। 7 मई को ये डील फाइनल हुई, हमास ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन उसी दिन चंद घंटों में इसराइल ने इसे मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने कहा कि जिन शराइत के साथ हमास ने डील कबूल की है, वो शराइत हमें कबूल नहीं। अभी तक इस पर अमेरिका की तरफ से कोई एक्शन या कोई सख्त बयान सामने नहीं आया। व्हाइट हाउस ने बस इतना कहा है कि वो हमास की कबूलियत को, यानी उसकी एक्सेप्टेंस को परख रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं। इसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स देंगे। ये डील साथियों, ये सीज़ फायर मुआहदा जिस पर हमास ने इत्तफाक किया है, दरअसल 3 मरहलों पर, 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है और हर स्टेज 42 डेज की है। पहले स्टेप में 42 दिन की, यानी 6 हफ्तों की आर्जी जंग बंदी होगी, जिसमें हमास 33 इसराइली यरगमालियों को रहा करेगी। बदले में इसराइल 800 फ़लस्तीनी यरगमालियों को अपने जेलों से छोड़ेगा। इसी स्टेप में गजा मुहाजिरीन जो रफ़ा में नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, वो वापस खान यूनिस, देरुल बला और गजा सिटी और जबालिया के खंडरात में जा सकेंगे और फिर वहाँ तलाश करेंगे कि कौन सा कंक्रीट का ढेर कभी उनका घर था। दूसरे मरहले में सीज़ फायर को मज़ीद 6 हफ्ते यानी 42 दिन आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें इसराइली फोर्सेस गजा स्ट्रिप से बाहर चली जाएंगी। इसराइलियों की ये ख़ास तादाद को रिहा भी किया जाएगा, जिसमें साबित मिलिट्री अफसरान इसराइल के शामिल नहीं होंगे। इसी दौरान इसराइल कई हज़ार फ़लस्तीनियों को भी रिहा कर देगा। इन दोनों तरफ तादाद क्या होगी, इस पर दूसरे मरहले ही में बातचीत की जाएगी। इन 2 के बाद तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में सबसे बड़ी डील होगी, जिसमें इसराइली फ़ौज गजा से मुकम्मल तौर पर बाहर चली जाएगी। मुस्तकिल सीज़ फायर हो जाएगा और तमाम इसराइली फ़ौजी कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। इसके बाद इसराइली जेलों से कौन कौन और कितने फ़लस्तीनी रिहा होंगे, इस पर भी उसी मौके पर तफसील से बातचीत होगी। और अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक तीसरे स्टेज पर जब तमाम कैदियों का दोनों तरफ से तबादला हो चुकेगा, तो इसराइल गजा का 17 साल से 17 ईयर्स से जारी ब्लॉकेड ख़त्म कर देगा। मतलब इसराइल जो गजा की फ़ज़ा, समंदर और ज़मीनी रास्तों पर ब्लॉकेड किए बैठा है, वो ब्लॉकेड ख़त्म हो जाएगा। ये वो डील है जिस पर हमास ने हाँ कह दी है और इसराइल ने फ़ौरन इनकार कर दिया है, जबकि अमेरिकी तर्जुमान जॉन कर्बी के मुताबिक व्हाइट हाउस अभी जायज़ा ले रहा है।
اب ساتھیوں اس ڈیل میں پہلے سٹیپ کے سوا دونوں سٹیپس غیر واضح ہیں، یعنی ان کی تفصیلات جو بھی لکھی ہیں ان کی نوک پلک ابھی فائنل نہیں، یہ بعد میں ہوگی۔ حماس کی بنیادی ڈیمانڈ کہ جو بھی ڈیل ہوگی اس کا آغاز مکمل سیز فائر سے ہوگا، یا امریکہ، ترکی اور روس پھر گارنٹی دیں گے کہ جو کچھ طے کیا جا رہا ہے اس کے اینڈ پہ سیز فائر بھی ہوگا اور اسرائیلی فوج مکمل نکل جائے گی۔ یہ ڈیمانڈ حماس کی نہیں مانی گئی۔ تو پھر حماس نے یہ ڈیل کیوں قبول کی؟ کیا صرف اس لیے کہ پہلے سٹیپ کے بعد کسی بھی بہانے سے اسرائیل امریکی بیکنگ سے پھر حملے شروع کر دے؟ کیا حماس دھوکے میں اپنی ہی موت کے پروانے پر دستخط کر چکی ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ حماس بھی کافی مشکل میں آ چکی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ، خصوصاً وہ سیاسی لیڈرشپ جو قطر اور لبنان میں، مصر میں موجود ہے، وہ واضح طور پر محسوس کر رہی ہے کہ ان کے سب سے بڑے جو ڈپلومیٹک سپورٹر ہیں، جو ان کے سفارتی سپورٹر ہیں قطر اور مصر، ان کا صبر جواب دے رہا ہے۔ کیونکہ ایک تو وہ نیگوسیشن میں کمزور پوزیشن پر ہیں کہ ان کے پاس نہ امریکہ جیسی ملٹری پاور ہے اور نہ ہی وہ خود اکنامک پاور ہیں، خاص طور پر مصر تو امریکہ سے امداد لیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حماس کی سیاسی ٹیم جو غزہ سے باہر ہے اور غزہ کے اندر اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کرنے والی قیادت جو یحییٰ سنوار کی شکل میں وہاں ہے، ان دونوں کی اپروچ میں کافی فرق ہے۔ رابطے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کھل کر ڈسکشن دونوں میں نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہر بار بہت مشکل اور پیچیدہ راستوں سے کوڈز میں ساری گفتگو ٹنلز میں یحییٰ سنوار تک بھیجنا ہوتی ہے، یا پھر جہاں بھی کہیں وہ ہے وہاں بھیجنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر واپس جاتی ہے گفتگو سارے سرکل میں، پھر اسرائیل اور امریکہ کے کیمپ سے جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، انہیں بھی مصری اور قطری نمائندوں کو ہی جھیلنا پڑتا ہے، اور باہر بیٹھی حماس کی جو سیاسی قیادت ہے اسے جھیلنا پڑتا ہے۔ غالباً اسی لیے کچھ ہفتے پہلے قطری اور مصری نمائندے حماس سے کہہ چکے تھے کہ اگر حماس کسی طرح پہلے سٹیپ کی شرائط مان کر سیز فائر معاہدے پر آگے بڑھے تو اگلے 2 مراحل میں وہ مکمل سیز فائر کی طرف معاملے کو لے کر چلے جائیں گے۔ گارنٹی کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی امید ہے تو یہی ہے۔ دوسری طرف غزہ اسٹرپ کے فلسطینی بھی، مہاجرین بھی اب بے پناہ مسائل میں ہیں، بلکہ مہینوں سے ہیں۔ وہاں قحط پھیل چکا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کئی خاندانوں کو ورلڈ فوڈ کچن کی طرف سے کھانا پہنچ تو رہا ہے، لیکن چاول اور دال شوربے کا ایک کٹورا جسے 24 گھنٹے میں ایک وقت کھایا جا سکتا ہے یا غالباً پیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فلسطینی جن کے آدھے خاندان بھی مارے جا چکے ہیں، وہ بے صبری سے سیز فائر کا انتظار تو کر رہے ہیں نا، اپنے گھروں کی لوکیشنز پر وہ واپس جانا چاہتے ہیں تاکہ جا کر دیکھیں کہ کیا سنگ بچے ہیں جنہیں وہ سمیٹ سکتے ہیں۔ حماس ان کے دباؤ میں بھی بہرحال ہے، ان فلسطینیوں کے دباؤ میں، کہ یہ مشکلات کا شکار ہیں اور ان کی مشکلات کب ختم ہوں گی۔ غزہ میں جو فلسطینی ہیں، مہاجرین، وہ کتنے بے چین ہیں، اس کا ایک نظارہ 7 مئی کی رات کھل کر سامنے آیا۔ جیسے ہی سیز فائر کی خبر، یعنی حماس سیز فائر پر ایگری ہو گئی ہے، یہ خبر صرف یعنی آدھی خبر رفح پہنچی تو 7 ماہ سے انگاروں پر چلتے فلسطینیوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ ساتھیوں، یہ وہ 3 اہم پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے حماس نے سیز فائر کی ڈیل بغیر گارنٹی کے قبول کی یا اسے مجبوراً کرنا پڑی۔ لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ اور کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اسرائیل اس سیز فائر آفر کو ریجیکٹ کر چکا ہے اور حملے کا آغاز کر چکا ہے، اور یہ وہ حملہ ہے جس کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سب سے زیادہ اسرائیل کو خبردار کیا تھا، انہیں تشویش تھی، کیونکہ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کے چیف اور وزیر دفاع گیلانٹ کو جنگی مجرم، وار کرمنل ڈکلیئر کر کے ان کے وارنٹ جاری کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکام اس پر اتنے پریشان ہیں کہ 1 مئی کو نیتن یاہو نے انگلش میں ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس میں انہوں نے اپنے اتحادیوں سے درخواست کی، بلکہ دہائی دی کہ انہیں ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے بچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اسرائیلی سینئر لیڈرشپ اور ملٹری آفیشلز کے خلاف وار کرائم کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، ہمارے وارنٹ جاری کرنے والا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا کی تمام ڈیموکریسیز خطرے میں پڑ جائیں گی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ فری ورلڈ کے تمام ممالک کو مل کر ہمارے خلاف ممکنہ طور پر جاری ہونے والے ارسٹ وارنٹ کو، گرفتاری کے وارنٹ کو روکنا چاہیے، کیونکہ اسرائیلی ریاست اور جیوز پر ایسا الزام تاریخ کی بدترین غلطی ہوگی۔ یہ انہوں نے کہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم مدد کی اپیل کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ایکزوس میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اگر ICC کو نہیں روکا جا سکا اور انہوں نے اسرائیلی حکام کو جنگی مجرم ڈکلیئر کر کے وارنٹ جاری کر دیے تو وہ اس کا بدلہ، یعنی اسرائیلی حکام اس کا بدلہ فلسطینی اتھارٹی سے لیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ اتھارٹی ہی ختم کر دی جائے، یعنی جو چند شہروں پر نان ملٹری کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کا برائے نام ہے وہ بھی ختم ہو جائے، یا ایسے حالات پیدا کیے جائیں، ان کے فنڈز بند کر دیے جائیں، ان کا بھی بلاکیٹ کر دیا جائے
کہ فلسطینی اتھارٹی کسی کام ہی کی نہ رہے۔ آپ کو ذرا ساتھیوں ہم ٹائم لائن ذرا بتاتے ہیں، آپ غور کیجئے ہوا کیا۔ 1 مئی کو اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ دھمکی دی اور 2 مئی کو دونوں امریکی پارٹیز یعنی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے سینیٹرز نے نیدرلینڈ ہیگ میں ICC آفیشلز سے ملاقات کی۔ یہ خفیہ ملاقات تھی جس میں تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ امریکی وفد میں کون کون شامل تھا یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ امریکی کانگریس میں ہو رہا تھا اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی۔ اس میٹنگ سے ساتھیوں 2 دن پہلے 29 اپریل کو امریکی کانگریس سے خاص طور پر ریپبلکنز نے ICC کو دھمکی دی تھی کہ اگر ICC نے ہمارے اتحادی اسرائیل کے خلاف وارنٹ جاری کیے آفیشلز کے خلاف تو وہ ICC کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے خلاف لیجسلیشن کریں گے، قانون سازی کریں گے۔ دیکھا آپ نے فری ورلڈ کا ری ایکشن اور انصاف پسندی، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ پھر ٹائم لائن پر غور کریں۔ 1 مئی کو نیتن یاہو نے ویڈیو میں دھمکی دی، اپیل کی، مدد کی۔ 2 مئی کو 2 مئی کو امریکی سینیٹرز نے عالمی عدالت کے حکام سے ملاقات کی، اور 3 مئی کو 3 مئی کو پتہ ہے کیا ہوا؟ ICC نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی۔ میں آپ کو اس سٹیٹمنٹ کی طویل سٹیٹمنٹ کی چند اہم لائنز پڑھ کر سناتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پروسیکیوٹر یعنی انٹرنیشنل جرائم کی تحقیق کرنے والا آفس بخوبی جانتا ہے کہ اس کی تحقیقات میں عوامی دلچسپی ہے، دنیا کو بہت انٹرسٹ ہے۔ تحقیقات میں تعاون کرنے کی مثبت کوششوں کو، پازیٹیو ایفرٹس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، لیکن جب جرائم کے خلاف تحقیقات کرنے والے آفیسرز کو دھمکیاں ملتی ہیں تو یہ آزادی اور غیر جانبداری پر حملہ ہوتا ہے۔ آرٹیکل 70 کے مطابق دھمکی پر بھلے عمل نہ کیا جائے لیکن آفیسرز کو دھمکانا ہی ایک جرم ہے، ایک آفینس ہے۔ عالمی عدالت ICC سختی سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے عملے کو دھمکیاں دینا، انہیں خوف یا لالچ سے کام کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرنا فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ یہ ساتھیوں اس قانونی نوٹس کی قریب ترین سادہ ترجمانی ہے۔ جو لائنز ہیں انہیں وکلاء آپ میں سے جو ہیں وہ بہتر پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے اسکرین پر اسے کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اسے پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک بات دیکھیں یہاں، اس نوٹس میں کہیں بھی اسرائیل یا امریکہ کا نام ICC نے نہیں لیا، لیکن 3 مئی کو 3 مئی کو جاری ہونے والے اس نوٹس سے 1 دن پہلے امریکی سینیٹرز کی خفیہ ملاقات، اور اس سے 1 دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کو دھمکی، اور اس سے 2 دن پہلے امریکی کانگریس اراکین کی ICC کو دھمکی، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ نوٹس میں بتائی گئی دھمکیاں دراصل ICC کو کون دے رہا تھا۔ ظاہر ہے اسرائیل اور امریکہ۔ ویسے آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس نوٹس کو ایسے ہی پیش کیا گیا ہے کہ یہ دھمکیوں کی جو بات ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے کی گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، فرانس 24، الجزیرہ، فائنینشیل ٹائمز میں تمام بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس نے یہی پینٹ کیا ہے۔ میکیورس فیلوز، اس نوٹس کے بعد بھی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ICC کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن بند کر دے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ICC کی جورسڈکشن کو نہیں مانتے تو اسے کیا ضرورت ہے تحقیقات کرنے کی۔ لیکن آپ کے علم میں ہے ساتھیوں کہ ICC کی جورسڈکشن تو روس بھی نہیں مانتا، رشیا بھی نہیں مانتا، مگر پچھلے سال مارچ 2023 میں ICC نے کچھ بچوں کو یوکرین سے رشیا شفٹ کرنے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے تھے۔ جی ہاں، صرف بچوں کو شفٹ کرنے پر، کیونکہ عالمی قانون کے مطابق یہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے کہ لوگوں کو زبردستی ان کی مرضی کے بغیر منتقل کیا جائے۔ اسی لیے انہیں اور ان کے ایک مشیر ماریا کو جنگی مجرم ڈکلیئر کر کے وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ جب یہ وارنٹ جاری ہوئے تھے تو امریکہ نے ICC کے اس ایکشن کو ویلکم کیا تھا۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ رشین پریزیڈنٹ نے انٹرنیشنل لا کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، اور اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ انہوں نے وار کرائمز بھی کیے ہیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ولادیمیر پوٹن کے وارنٹس کو جسٹیفائڈ کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگرچہ روس ICC کی جورسڈکشن کو نہیں مانتا، لیکن وارنٹ کا جاری ہونا رشین ظلم کو ثابت کرنے کے لیے ایک مضبوط پوائنٹ ہے، ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے۔ اور اب دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے، اسی کو مشہور زمانہ ویسٹرن ڈبل سٹینڈرڈز کہتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ آپ کو بتائیں کہ اگر کوئی اسٹیٹ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن کو نہیں بھی مانتی، لیکن اس کے کسی آفیشل کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کسی ایسے ملک کا سفر اب مشکل ہو جاتا ہے جو ICC کی جورسڈکشن کو مانتا ہو، کیونکہ اگر ICC کا ڈکلیئرڈ مجرم کسی ایسے ملک چلا جائے جو ICC کو مانتا ہے، اس کی جورسڈکشن کو مانتا ہے، تو اس ملک کا بطور ممبر اسٹیٹ فرض ہے کہ وہ مجرم کو گرفتار کر کے عالمی عدالت میں پیش کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ولادیمیر پوٹن کے ICC نے وارنٹ جاری کیے تھے تو وہ ساؤتھ افریقہ میں برکس کی اہم کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ ICC کی جورسڈکشن کو مانتا ہے، وہ سگنیٹری ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے شروع میں کوشش بھی کی تھی کہ وارنٹ کچھ دیر کے لیے معطل کروا لیے جائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔
तो फिर उनकी जगह कोई और गया था। वैसे माय क्यूरियस फेलोज, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर अमेरिका, रूस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इसराइल और तुर्की समेत 40 ममालिक, 40 कंट्रीज आईसीसी के सिग्नेटरी नहीं है या उसकी जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, तो फिर ये आलमी अदालत क्यों है? फिर आलमी अदालत का ये चैप्टर क्रिमिनल कोड क्यों कायम है? दरअसल 1998 में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में 60 मेंबर्स के वोट से रोम स्टैट्यूट कायम किया गया था। इसमें इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए, कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा होने के लिए जिन्हें उनके मुल्क में, उनके स्टेट में इंसाफ न मिल रहा हो, या किसी दूसरी ताकतवर स्टेट से किसी कमज़ोर स्टेट को, मुल्क को या कबीले को या एक इलाके को इंसाफ न मिल रहा हो, वो मज़ालिम का शिकार हो, तो उनके साथ खड़ा होने के लिए और एक आखिरी अदालत के तौर पर, इंटरनेशनल सतह पर एक आखिरी अदालत के तौर पर ये चार्टर बनाया गया था। इसी के तहत आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कायम की गई रोम स्टैट्यूट के तहत। शुरू में इसके साथ इतने ममालिक नहीं थे, लेकिन आज 124 ममालिक इसके मेंबर्स हैं। यहाँ ये बात अहम है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के ज़रिए न्यूयॉर्क में ज़रूर कायम हुआ था, लेकिन ये यूएनओ के अंडर नहीं है, ये एक आज़ाद इदारा है। इसे फंडिंग भी इसके मेंबर ममालिक, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी ममालिक, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह करते हैं। अब जो ममालिक आईसीसी को, रोम स्टैट्यूट को नहीं मानते, दरअसल आपको बताएं कि इसकी अलामती इखलाकी हैसियत से वो भी इनकार नहीं करते। देख लीजिए, यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका इसके मेंबर ना होने के बावजूद इस बात से खौफजदा हैं और मुसलसल सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट आईसीसी जारी ना करे। वो मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम हमास के खिलाफ गज़ा में एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जहाँ वो सबसे ज़्यादा कश्त खून कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हलाकतें कर रहे हैं गज़ा में, उस जगह नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के वाक़यात हैं जिन पर इसराइली फोर्सेस और लीडर्स के खिलाफ जंगी जराइम पर अरेस्ट वारंट आईसीसी जारी करने वाला है या करेगा। पिछले साल नवंबर में जब इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस वेस्ट बैंक फ़लस्तीन के कैंप में बॉम्बिंग करके वापस आ रही थी, तो इसकी 6 आर्मर्ड व्हीकल्स का काफिला एक खाली सड़क से गुजर रहा था। गली के मोड़ से अंदर 4-5 बच्चे गली में खेल रहे थे। इसराइली फोर्सेस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इन बच्चों पर सीधे 11 फायर की। एक गोली 8 साला बच्चे आदिम के सर पर लगी और 2 गोलियां इसके साथी 15 साला बासिल के सीने पर लगी। दोनों वहीं गिरकर लुकमाए खाक बन गए। इत्तेफाक से एक और बच्चा इन खेलते बच्चों की वीडियो बना रहा था जो इनमें से एक का भाई था। उसी बच्चे की बनाई हुई चंद लम्हे की वीडियो ने सारा राज फाश किया कि ये बच्चे इसराइल के लिए कोई थ्रेट पेश नहीं कर रहे थे। इनमें से 8 साला आदम जो बच्चा था, उसके हाथ में कुछ दिखाई देता है हल्का सा, कि शायद उसके हाथ में कोई पत्थर या इस तरह की कोई चीज़ है, मे भी खिलौना हो या कुछ हो, कुछ दिखाई देता है उस ब्लर वीडियो में। लेकिन वो जो भी था, वो इसराइली काफिले के लिए कोई खतरा नहीं था। फिर बकौल बीबीसी उनके नुमाइंदों ने फ़लस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक में एक साल में इसराइली फोर्सेस के हाथों कत्ल होने वाले 112 बच्चों, 112 बच्चों पर तहकीकात की। इन सब बच्चों में से 98% के जिस्मों पर जो जख्म थे वो ऊपरी हिस्से में थे, जिसका मतलब है कि इसराइली फोर्सेस ने बच्चों को कत्ल करने के इरादे से ही फायर किए थे, तो वो मारे गए। और फिर जो फायर बच्चों को नहीं लगे थे उन एरियाज में जब उन्होंने तहकीकात की, तो वो फायर जो थे वो दीवारों पर ऊंचे लगे हुए थे। इससे भी ज़ाहिर है कि इसराइली फोर्सेस फायर जानबूझकर बच्चों की जिंदगियां लेने के लिए ही करती रही है। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स की राय जो बीबीसी ने छापी भी है, उसके मुताबिक आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स में बैठे फौजियों की जिंदगियों को बच्चों से कोई खतरा नहीं था। अगर बच्चे कोई पत्थर या ऐसी चीज़ फेंकने के लिए पकड़े भी हुए थे तो उन्हें इग्नोर किया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि एक पत्थर से एक आर्मर्ड व्हीकल तो खराज तक नहीं आ सकती। इंटरनेशनल लॉ और वैसे ओवरऑल कानून दोस्तों, ताकतवरों का कमज़ोरों के लिए एक आर्जी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उन्हें सलीके में रखने का एक कोड होता है और इसे वो जब चाहें बदल देते हैं। जैसे अभी अल जज़ीरा न्यूज़ इसराइल ने बैन कर दिया, तो अब वो किसी को भी अल जज़ीरा के लिए काम करने वाला कहकर पकड़ सकते हैं और मार भी सकते हैं। इसी तरह जब यहूदी जर्मनी में, नाजी जर्मनी में कमज़ोर थे और हिटलर ताकतवर था, तो वो भी अपने बनाए हुए कवानीन के मुताबिक, कायदों के मुताबिक उन्हें जहन्नुम-ज़ार में रखे हुए था। दुनिया का असल कानून माइट इज़ राइट ही है। जिस तरह के आज इसराइल समझता है और कवानीन बनाकर बच्चों को सजाएं देता है फ़लस्तीनी बच्चों को, क्योंकि वो हर फ़लस्तीनी बच्चे को अपने कब्ज़े के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर देखता है, क्योंकि वो समझता है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा, खुद को मकबूजा इलाके में, ऑक्युपाइड टेरिटरी में देखेगा, अपने बड़ों की कहानियाँ सुनेगा कि वो कैसे मारे गए, तो वो इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ किसी न किसी शक्ल में ज़रूर जद्दोजहद करेगा।
इसीलिए IOF इसराइल ऑक्युपाइड फोर्सेस अपने खौफ को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ख़त्म करती जा रही हैं किसी भी बहाने से। वो इतनी तबाही लाना चाहते हैं कि या तो फ़लस्तीनी अपने इलाके छोड़कर चले जाएं या फिर इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा खुले दिल से कबूल कर लें और अपने पुरखों की सरज़मीन पर एक तीसरे दर्जे के शहरी बनकर रहना हमेशा के लिए कबूल कर लें। ये कोई रेटरिक या अंदाजे का तबसरा नहीं है। मिस्टर नेतन्याहू एक से ज़ायद बार खुफिया और एलानिया वीडियोज़ तक में यही पॉलिसी दोहरा चुके हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देखें कि वो हूबहू यही अल्फाज अपने बहुत करीबी दोस्तों और इवन बच्चों के साथ बैठकर दोहरा रहे हैं और सामने रिकॉर्डिंग भी हो रही है। साथियों, क्या आपको मालूम है कि फ़लस्तीन के शहर बैतुल मक़दस, जिसे यरूशलेम भी कहते हैं, उसके लिए मुसलमानों और क्रिश्चियंस में 2 सदियों तक तवील जंगें हुई हैं। इन जंगों को सलीबी जंगें या क्रूसेड्स कहा जाता है। हमने इनकी मुकम्मल तारीख पर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री द क्रूसेड्स बनाई है। इसमें नूरुद्दीन जंकी, पॉपर बंटू, सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड द लाइन हार्ट से मुतालिक तमाम वाक़यात नक्शों, एनिमेशंस और असल जगहों की वीडियोज़ के साथ मौजूद हैं। आप ये मुकम्मल सीरीज़ यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए स्पेन में मुसलमानों के अरूज-ओ-ज़वाल की कहानी क्या थी, और यहाँ जानिए एवोल्यूशन ऑफ लाइफ सिर्फ थ्योरी है या इसका कोई सबूत भी है।